नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से सांसद भी हैं। हम उनसे बात करेंगे सियासी मुद्दों पर, बीजेपी की स्थिति पर और उनके बेबाक अंदाज पर। लेकिन सबसे पहले नजर उनकी जिंदगी पर। देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए गोरखपुर के योग सिद्धपीठ गोरक्षनाथ मंदिर से जब जुड़े तो योगी आदित्यनाथ हो गए। पहली बार 1998 में सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में लोकसभा में दाखिल होने वाले विज्ञान स्नातक योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी से चौथी बार सांसद चुने गए। धर्म और राजनीति के बीच बेहतर तालमेल के साथ योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चुने हुए नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो न केवल देश और समाज से जुड़े मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं, बल्कि उन पर बिना किसी परवाह के बेलाग बयान देने से भी गुरेज नहीं करते। अपने गुरु महंत अवैधनाथ को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज को संगठित करने के साथ ही समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ बड़े अभियान चलाने में भी पीछे नहीं रहे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ ही हठ योग और राजयोग के साधक योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच श्री राम शक्ति प्रकोष्ठ के मुख्य संरक्षक होने के साथ ही 3 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण चिकित्सीय और सामाजिक सेवा प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू महासभा के भारतीय इकाई के अध्यक्ष होने के अलावा योगी आदित्यनाथ हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए हर मुमकिन प्रयास करने का दावा करते हैं और उस पर अमल करने के लिए इनकी कोशिशें हमेशा चर्चा का सबब बनती रहती हैं। तो है योगी आदित्यनाथ साहब की जिंदगी का सफर। योगी जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले तकरीबन 4 बार से सांसद हैं गोरखपुर के। हर बार इस अभियान के साक्षी बनते हैं। चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं, वहां की जनता लड़ती है, क्योंकि मेरे पास उस समय इतना समय नहीं होता है कि मैं वहां समय दे सकूं। अन्य क्षेत्रों में ही मुझे जाना पड़ता है, इसलिए वहां की पब्लिक स्वयं इस अभियान के साथ जुड़ी होती है, अपने उसको लड़ती है। आपने आज एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा है कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता जो है गांव-गांव तक जाएगा और महाभारत होगी। तो किस तरह की महाभारत की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। दुर्भाग्य से अराजकता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। उस अराजकता को अगर आप देखेंगे तो पहले 5 वर्ष का बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से एक थी। और पिछले 8 महीनों के दौरान जो कुछ हुआ है, 8 महीने में 11 दंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो अभी तक जानकारी आई है और इस देश के जो अब तक सर्वे हुए हैं, पिछले 8 महीनों के दौरान इतने सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं और हिंदू विरोधी झड़पें हुई हैं जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुई। मात्र 8 महीनों में उतनी हुई हैं। कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर हिंदू विरोधी झड़पें न हो रही हों। सत्ता और प्रशासन दोनों के संरक्षण में अराजकता की ओर प्रदेश को न बढ़ाने का प्रयास हो रहा हो, और प्रदेश की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रदेश सरकार घोषणा तो करती थी कि हम कन्या विद्याधन देंगे, सबको देंगे, लेकिन उसको एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, बाउंड्री वाल के नाम पर प्रदेश की सड़कें बदहाल स्थिति में, लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं होगा। कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री वाल सरकार कराएगी। इस सरकार की जो नीतियां हैं,
इस सरकार के जो कार्यकलाप हैं वह वर्ग संघर्ष की ओर प्रदेश को बढ़ा रहा है और बहुसंख्यक समाज को केवल अपमानित ही नहीं, उसको कुचलने की रणनीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतें अगर जागरूक नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो झड़पें हो रही हैं, ये प्रारंभिक स्टेज है उन गतिविधियों का, उन आतंकी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का जो पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई थी। योगी जी, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप उग्र हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, उग्रता को बढ़ावा देते हैं। देखिए, हिंदुत्व न उग्र है और न सरल है। हिंदुत्व हिंदुत्व है, वो एक जीवन पद्धति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो जियो और जीने दो की बात करता है। हमने ये तो नहीं कहा कि किसी को जीने का अधिकार नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि किसी भी उपासना विधि को, पद्धति को यहां पर रहने का अधिकार नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और अगर मुसलमान को अधिकार है तो हिंदू को भी अधिकार है। हिंदू को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और केवल इस आधार पर उसके साथ अत्याचार नहीं हो सकता कि वो हिंदू है, इस आधार पर आप उसके अत्याचार नहीं कर सकते। और यही हमारी मांग है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आप कहें तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, ये था कि पहले वो सियासत में दाखिल नहीं होगी, सियासी काम नहीं करेगी, लेकिन अब वो सियासत में भी है। और पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसके ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और उग्रता करते हैं। देखिए, दोनों आपने जो दोनों प्रश्न उठाए हैं, मुझे लगता है कि उस का समाधान होना आवश्यक है। एक, हिंदू या वाहिनी कहीं भी राजनीति में सक्रिय नहीं है। हिंदू हितों की बात करना राजनीति नहीं है, वो हमारा एक नैतिक दायित्व है और हमारा एक कर्तव्य भी है। एक हिंदू के रूप में अगर मैंने जन्म लिया है तो हिंदू हितों की बात करना कोई पाप नहीं है, वो मेरा एक नैतिक दायित्व है कि मैं अपनी परंपरा और अपनी राष्ट्रीयता को सुरक्षित करूं। एक। दूसरा, प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हमारी 86 इकाइयां काम करती हैं। एक भी इकाई के किसी पदाधिकारी या एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर भी किसी भी प्रकार के गुंडागिर्दी का आरोप नहीं। हां, हिंदू या वाहिनी का कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार का जवाब देता है। प्रशासन सुनेगा तो ठीक, नहीं सुनेगा तो अपने स्तर पर आंदोलन की तैयारी करके लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता है। जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन प्रशासन की कानों में जूं नहीं रेंगता है तो फिर वहां पर अपने स्तर पर वह उस लड़ाई को आगे बढ़ाता है। और मैं समझता हूं कि यह उसका नैतिक दायित्व भी है, और अगर वो करता है तो मुझे उस पर गर्व है कि वो एक काम कराता है। योगी जी, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व एक परंपरा है, जीने का तरीका है। आपके ऊपर एक और आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं विधानसभा के खास तौर पर, तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार देते हैं, तो इस आरोप का जवाब कैसे? देखिए, कोई आरोप, कहीं भी इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। हम लोग इस बात को अवश्य पार्टी फोरम में और पार्टी से इस बात को कहते हैं कि पार्टी प्रत्याशी चयन करने का आप एक मानक तय कर दीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, आप इस बात को देखिए कि जो कार्यकर्ता है उसको सम्मान मिले, उसको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। राजनीति में अवसरवादिता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति कल तक मंचों पे आपके खिलाफ, आपकी विचारधारा के खिलाफ गाली इस्तेमाल करता था, अचानक ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि आज वह पार्टी के टिकट से लड़ना चाहता है? और जब इस प्रकार के अवसरवादी तत्व आते हैं तो उस प्रकार के अवसरवादी तत्व न केवल विचारधारा की क्षति पहुंचाते हैं, अपितु कार्यकर्ताओं की संघर्ष की धार को कुंद भी कर देते हैं। हमारे लिए केवल चुनाव लड़ना और जीतना एक मुद्दा नहीं है। इस राष्ट्रवादी अभियान को लंबे समय तक बनाए रखना और उस आंदोलन को जो भारत की सुरक्षा, भारत की सनातन परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में योगदान दे सकें, वह हमारा एक बड़ा आयाम है उसका।
ये राजनीति उसका एक सेकेंडरी पार्ट है। राजनीति सब कुछ है या आवश्यक नहीं है। राजनीति हम जैसे लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं अगर कहीं पर कोई मतभेद और विवाद की स्थिति आती है, इन मुद्दों पर आती है कि इन अवसरवादियों को मौका मत दो। तब कभी कभी आपके जो बेबाक अंदाज रहते हैं, जो आपका स्टेटमेंट रहते हैं, कभी कभी उसी की वजह से हमने कहा ना, विवाद में भी हमने पड़ जाते कहा हैं। विवाद, देखिए सवाल, अब हम जैसा व्यक्ति अगर मैं विवाद में न पढ़ूं और इस बात को सत्य बोलने से मुकर जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रति भी और परंपरा के प्रति भी अन्याय कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो प्राथमिक है कि भारत की परंपरा, हमारी सनातन धर्म की परंपरा सुरक्षित रहे, और उसको सुरक्षित रखने के लिए जिस सत्य का सहारा लिया जाना चाहिए उस सत्य का सहारा मैं लेता हूं। अच्छा, बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल अगर साफ गोई से कहा जाए, साफ तरीके से कहा जाए, नीचे पायदान, फिर नीचे, इस तरह की स्थिति आती दिखी। बीजेपी की आज की स्थिति में आप कितना तैयार पाते हैं 2014 चुनाव के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 4 माह पूर्व स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ परिणाम सामने आए हैं। अगर उस परिणाम को हम देखें तो केवल मीडिया का ही सर्वे और समीक्षा है, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 27 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। यह तय है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस को नीचे आना है। हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, उसको स्वीकार करना भी पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी अप नहीं करने जा रही है और जो अराजकता है, इस अराजकता में समाजवादी पार्टी भी अप नहीं करेगी, उसको डाउन आना है। अब बढ़ने की संभावना जो इनमें से कम होगा या जो अन्य इधर उधर छिटके होंगे उसको बीजेपी को ही प्लस करना है। हां, यह भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन करता है और किन मुद्दों के आधार पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। बीजेपी की बात करें, राम मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी आई थी, उसको सत्ता की चाबी तक मिल गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे से किनारा करना शुरू कर दिया और पार्टी के बड़े नेता भी जब उस पर साफ तरीके से पूछा जाता है तो वो किनारा करते हुए दिखते हैं राम मंदिर मुद्दे पे। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे से अपने आप को थोड़ा दूरी बनाना क्यों शुरू कर दिया? देखिए, मेरा ये मानना है राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए वोट पाने का एक माध्यम नहीं हो सकता, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। हमें वोट मिले न मिले, हम राजनीति में रहें न रहें, राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हम लोग हर स्थिति में लड़ेंगे। यह मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, यह मुद्दा इस राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए, एक स्वाभिमानी राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए। कोई स्वाभिमानी और संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपने आप गुलामी के कलंकों को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको नहीं स्वीकार करता है। और मेरा यह मानना है कि भारत को अगर अपनी संप्रभुता और अपनी स्वाधीनता पर गर्व है तो उसे अयोध्या, मथुरा, काशी की मुक्ति के अभियान को गौरव के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को इस बात का गौरव है, आज के दिन पर अयोध्या में भगवान राम की पूजा होती है, राम के अस्तित्व को न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया है। हमारी आस्था तो सनातन काल से इसको स्वीकार करती आई है और मेरा मानना है देश का स्वाभिमान जगेगा तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा। लेकिन भाई कि बीजेपी अब उस मुद्दे पर खड़ी नहीं दिखती है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध है और राम मंदिर निर्माण के लिए जब भी आह्वान होगा उस आह्वान के साथ वो जुड़ेगा। एक सवाल, राम जेठमलानी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, उन पर एक्शन ले लिया जाता है। कभी कभी आप भी पार्टी लाइन से अलग हट के बोलते हैं लेकिन पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कहा जाता है कि पार्टी योगी आदित्यनाथ से डरती है। देखिए, मुझे दुख है कि मेरी तुलना राम जेठमलानी से हो रही है। राम जेठमलानी का मुद्दा, उन्होंने नीति पर प्रहार किया है, आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया है, उन्होंने राम के अस्तित्व को झुटलाने का प्रयास किया है। राम जेठमलानी को उसी दिन निकाला जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाए थे। और मैं फिर पूछना चाहता हूं राम जेठमलानी से कि
अगर राम का अस्तित्व नहीं तो उनके नाम उनका नाम राम के नाम पर क्यों रखा गया? वह इसके लिए राम को न कोसे, अपने बाप को कोसे। राम का अस्तित्व है और इस देश की करोड़ों जनता, देश और दुनिया की करोड़ों जनता अगर सोते जागते उठते बैठते हंसते रोते अगर एक नाम का स्मरण करता है तो राम के नाम का स्मरण करता है, जेठमलानी के नाम का नहीं। अगर अखिलेश यादव सरकार की बात करें, युवा हैं अखिलेश, किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव सहज हैं, सरल हैं और हम लोगों की शुभकामनाएं थी कि वह व्यक्ति आगे बढ़ता, लेकिन जो दुर्गति केंद्र में मनमोहन सिंह की है वह उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की है। मुझे कहने में बहुत दुख भी हो रहा है। वो व्यक्ति न निर्णय करने में सक्षम है और न अनावश्यक हस्तक्षेप सत्ता में है और प्रशासन में जो अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है अलग अलग सत्ता केंद्रों के द्वारा, उस सत्ता केंद्रों के हस्तक्षेप से भी उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को नहीं बचा पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की योग्यता का कोई मायने उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। योगी जी, हम अखिलेश सरकार के कुछ फैसले हैं, निर्णय लिए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जा रहा है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ साहब से। योगी जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव सरकार किस तरह का काम कर रही है। अखिलेश यादव सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो निर्दोष मुसलमान आतंकी घटनाओं के आरोप में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा। तो इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह सियासी निर्णय है या सही कदम है? एक दुर्भाग्यपूर्ण पहल है, शरारतपूर्ण पहल है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के मनोबल को तोड़ने वाला और प्रदेश को वो आतंकवाद का गढ़ बनाने का एक शरारतपूर्ण चेष्टा है। मेरा यह मानना है कि समाजवादी पार्टी उन गलतियों की पुनरावृत्ति कर रही है जो पिछले कार्यकाल में उसने की थी और अखिलेश यादव को इन सब चीजों से थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। वैसे जफरयान जिलानी को जिस दिन उन्होंने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया था उसी दिन से इस शरारत की बू आने लग गई थी और वह उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। आखिर राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले 2005 में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के पास उस समय समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ वाहन था, चार्जशीट में सब गायब। अब आतंकवाद को वोट बैंक के नजरिए से देखना चाहते हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसको कतई नहीं स्वीकार करेंगे। किसी भी स्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। योगी जी, कई पुराने नेताओं की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। कल्याण सिंह जी वापसी के संकेत मिल रहे हैं। 2 बार वो पार्टी से बाहर हो चुके, पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोले भी वो। तो आपको लगता है कि उनके जैसे जो हार्ड लाइनर बीजेपी के नेता रहे वो वापस आएंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, मेरा मानना है कि भूले बिसरे भटके हुए जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज आवश्यकता है वे सब एक मंच पर आकर के राष्ट्रवादी अभियान को मजबूती प्रदान करें। इसलिए मेरा यह मानना है और मैं विनम्र आग्रह भी करूंगा कि जो भी इस प्रकार के भूले बिसरे भटके हुए या किन्हीं कारणों से बाहर गए हुए नेता उन सबको आना चाहिए और इस राष्ट्रवादी अभियान को मजबूती प्रदान करना चाहिए। अगर माननीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। अरे, ये आमतौर पर कहा जाता है कि देश को अगर बढ़ाना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जात पात धर्म से उठकर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आपकी अगर बात करें तो आप पे आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, धर्म आखिर है क्या? मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है और देश का नहीं, मुझे लगता है कि इस देश के राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का, जिन्होंने आज तक धर्म की सही व्याख्या भी नहीं की है। मुझे लगता है कि भारत का संविधान कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय उस धारणात्मक व्यवस्था को जिसमें व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ उसको धर्म कहता है। एक तरफ आप धर्म की इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं, दूसरी तरफ आप धर्मनिरपेक्ष भी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि गलत व्याख्या करके समाज को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। धर्म से निरपेक्ष न व्यक्ति हो सकता है,
न पशु हो सकता है। इस जड़ और चेतन का अपना एक धर्म है। मेरा एक धर्म है, सनातन धर्म और भारत की परंपरा की रक्षा, उसके संरक्षण और संवर्धन में जो कुछ हो सकता है हम उसमें योगदान देंगे, वह हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद अगर अवसर मिलता है तो राजनीति उसका एक सेकेंडरी पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर मुझ जैसे व्यक्ति से कोई पूछेगा कि धर्म और राजनीति में से किसी एक को चुनना है और प्रखरता के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना है, तो मैं धर्म को चुनूंगा, राजनीति को नहीं चुनूंगा। आपकी पार्टी को कहा जाता है, आपकी पार्टी की तरफ से नारा भी दिया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन उस पार्टी विद डिफरेंस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद पार्टी विद डिफरेंस का नारा ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि हमने अभी तक भ्रष्टाचार और एक छोटी लापरवाही में अंतर करना महसूस नहीं किया है। ये गलती फिर वहीं हो रही है जब हम धर्म और पंथ में भेद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वैसे ही एक छोटी सी लापरवाही और एक, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को हम एक कटघरे, एक तराजू में तोलने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा आया है, मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। एक तरफ रावण बढेरा का मामला था, 50 लाख से उसकी प्रॉपर्टी 500 करोड़ की हो जाती है। डीएलएफ ने उसको किस रूप में लाभान्वित किया है? सत्ता का दुरुपयोग है, सीधे सीधे दुरुपयोग है। दूसरी तरफ अपनी कंपनी और अपनी सोसाइटी में अपने लोगों को रखना, मुझे लगता है कि देश के अंदर जितनी भी कंपनियां होंगी, जितनी सोसाइटियां होंगी, वे सब में वही है, किसी में वो नहीं जो आप गडकरी जी को कह रहे हैं। इसलिए गडकरी जी और रावण बढेरा के मुद्दे की तुलना नहीं हो सकती। वो एक लापरवाही आप मान सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। हां, रावण बढेरा का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के दायरे में आता है, सत्ता का दुरुपयोग है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए रावण बढेरा के खिलाफ और संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। योगी साहब, आपके क्षेत्र की जनता भी है जो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो 4 बार से वहाँ के सांसद रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या सेंट्रल से सपोर्ट नहीं था या कुछ और कारण थे? वहाँ पे फैक्ट्रीज ना लगने या वहाँ पे रोजगार उपलब्ध ना कराने के लिए? देखिए, एक सांसद प्रयास कर सकता है। हम लोगों ने, देखिए, मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। 34 वर्षों से गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के खिलाफ हम लोग लड़े थे और आज जेई को हम लोग लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। हां, उसका एक दूसरा वायरस जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नाम पर आया है, ये इसके नाम पर आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। टेक्सटाइल पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क हम लोग गोरखपुर के लिए स्वीकृत किए। राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिला। दोनों स्कीमें, यानी टेक्सटाइल पार्क वापस चला गया, फूड प्रोसेसिंग पार्क पिछले 6 वर्षों से पैसा आके पड़ा हुआ है। सरकार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में कोई योगदान नहीं दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाह रहा था कि आप 4 बार से लगातार सांसद रह रहे हैं, उसके बावजूद भी गोरखपुर में बाढ़ आ जाती है। क्या बाढ़ मतलब गोरखपुर की नियति बन चुकी है क्या? इसका कोई उपाय नहीं है? आप 4 बार से गोरखपुर के रहने वाले, उसके बावजूद भी कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, नियति नहीं, मेरा मानना है हर समस्या का समाधान है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने कई बार शासन पर इस प्रकार का दबाव बनाया और उस संसद में और सड़क पे दोनों जगह लड़ी गई लड़ाई का परिणाम आया कि नेपाल के साथ एक बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यद्यपि नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने के बाद वह रुका सा है, वो लोग बाधित कर रहे हैं, बार बार बाधित कर रहे हैं क्योंकि वो चीन के पिछलग्गू हैं माओवादी, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध बने और नेपाल में एक समृद्धि आए। लेकिन नेपाल के साथ मिलकर के हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और यहां पर जो हाइड्रो पावर की जो कमी है, जो हम लोग रोना रोते हैं कि बिजली नहीं है, मुझे लगता है कि उस कमी को भी हम दूर कर सकते हैं और साथ साथ
जब हमारे पास जल की आवश्यकता होती है उस समय जल की आपूर्ति सिंचाई और पेयजल के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे जनता के सवाल जिनके जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने दिए। योगी जी, आखिरी सवाल। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक राज की बात होती है, एक ऐसी बात जो अभी तक वो अपने साथ के लोगों से शेयर नहीं कर पाया होता है, जनता को नहीं बता पाया होता है। कोई एक ऐसा सपना जो उसके दिल में होता है लेकिन वो जुबान तक नहीं आया होता है। तो हम ये चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी वो राज की बात बताएं, अपना वो सपना बताएं, या वो जो करने की इच्छा रखते हैं ये बताएं। देखिए, मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूं और मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि अपना अधिक समय उसमें लगाता हूं, लगाने का प्रयास करता हूं। मेरा जो बाहरी परिवेश है, जिसको लोग मुझे देखते हैं कि मैं बहुत अति सक्रिय होकर, कभी कभी अति आक्रामक होकर के कार्रवाई करता हूं, कार्य करता हूं, ये केवल जनता को जागरूक करने के लिए, उसको चेतन बनाए रखने के लिए, जिससे उसमें जड़ता ना आए। लेकिन सही यह है कि मेरा अध्यात्म में रुचि है और मेरा अंतिम लक्ष्य वही है। तो मतलब जो आपका ये जो बाहरी रूप है वो वैसा नहीं है, अंदर से आपका रूप दूसरा है। मेरा अध्यात्म में रुचि है और मैं अंततः अध्यात्म की शरण मुझे लेनी है। आपने इंडिया न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कहा कि जो वो बाहर से दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं, उनकी असली रुचि अध्यात्म है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 2014 में बहुत बेहतर करेगी और जो भूले बिछड़े लोग हैं उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, तभी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।